हाय गाइस, वेलकम बैक योर सेशन। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल स्टडी 99 में। जी हाँ गाइस, बात करेंगे आज हम फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ गाइस, ये फिजिक्स का सेशन नंबर 2 है। जी हाँ गाइस, तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा पहला है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ गाइस, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, जी हाँ गाइस, समान ध्रुवों के बीच जो होता है विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच जो होता है आकर्षण होता है। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आप पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं ये। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चुंबक के हथौड़े से, चुंबक को अगर हथौड़े से पीटा या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व जो होता है खत्म हो जाता है। जी हाँ गाइस, अगर चुंबक है, चुंबक को हम किसी हथौड़े से पीट कर या गर्म करके लाल बना दें तो उसका जो चुंबकत्व होता है, यानी उसकी जो अट्रैक्ट करने की और विकसित करने की या आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसकी? चुंबक की। जी हाँ गाइस, उसका चुंबकत्व जो होता है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश तथा विषुवत रेखा पर 0 अंश होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है 90 अंश होता है, लेकिन विषुवत रेखा पे बात की जाए तो उसी का जो होता है 0 अंश होता है। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे स्लाइड कर दे रहे हैं थोड़ा ऊपर, क्वेश्चन आपको नजर आए। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकत्व की असली पहचान जो होता है आकर्षण तथा विकर्षण है। जी हाँ गाइस, चुंबक को हम कैसे पहचानते हैं? अगर मान लीजिए लोह की कोई वस्तु है, उससे कोई चीज़ आकर्षित कर रही है यानी अट्रैक्ट कर रही है, तो हम समझेंगे यार इसमें चुंबकत्व है, यानी इसमें चुंबक की कुछ गुण है, तभी ये क्या लोह को क्या अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जी हाँ गाइस, तो इसी से जो होती है क्या हम पहचानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु किसी को आकर्षित कर रही है या विकर्षित कर रही है तो हम उससे पहचान सकते हैं कि जी हाँ ये इसमें कुछ चुंबक के गुण होते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कार्बन डेटिंग 14 जिसे हम कार्बन डेटिंग 14 कहते हैं, विधि का प्रयोग जीवाश्म में प्राचीन पादपों तथा पृथ्वी की आयु आदि का पता लगाया जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बात करें कार्बन डेटिंग 14 की विधि का प्रयोग जो होता है, इसका विधि का प्रयोग जो होता है जीवाश्म और प्राचीन पादपों तथा पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किया जाता है। किसका? कार्बन डेटिंग 14 का। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये सेशन। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सेशंस नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जी हाँ गाइस, तो आप इस क्वेश्चंस को याद रखेंगे। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट हो जाता है, बहुत सारी जो थे क्वेश्चंस आपको याद हो जाते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आप देखेंगे, पुराने चट्टानों आदि की आयु अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, यूरेनियम डेटिंग होती है जो इसका प्रयोग जो होता है चट्टानें, जो पुरानी चट्टानें होती हैं उसकी आयु को पता लगाने में किया जाता है कि ये कितनी साल पुरानी चट्टान है। जी हाँ गाइस, तो उसके उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और किसी जीवाश्म या फॉसिल्स का मतलब पता करने के लिए प्राचीन पादपों यानी प्राचीन पेड़ पौधे या पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर दे रहे हैं, आपको ऊपर नजर आए ये क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7वां नंबर, एक्स किरणों की खोज जो है 1895 में रांटजन ने की थी। जी हाँ गाइस, रांटजन ने कितने में? 1895 में किसकी एक्स किरणों की खोज की थी, जिसे हम एक्सरे आप कहते हैं। जी हाँ गाइस, एक्सरे। जी हाँ गाइस, आप बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक्स किरणों के बारे में आप और तो जानते हैं। जी हाँ, कि ये कैंसर्स की जो होती है सेल्स को डेट करने में मदद करती हैं, और हमारे शरीर के जो होते हैं टूटे फूटे अंगों के जो चित्र लेने में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खोज जो है 1895 में रांटजन ने की थी। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जी हाँ गाइस, परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है नाभिकीय विखंडन, जो नाभिक होता है यही जो होता है विस्फोट कर जाता है, इसी विस्फोट फिर क्या परमाणु बम जो है आधारित होता है। इसका सिद्धांत जो होता है इसी के आधार पर जो है कार्य करता है कि नाभिकीय विखंडन पे ही। जी हाँ गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, हम इसीलिए हर लाइन में और हर हेडिंग में हम कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सभी है क्वेश्चंस। जी हाँ गाइस, तो आप सभी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत करके आप याद रखेंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान जो होता है विभवांतर से सदैव अधिक होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। जी हाँ गाइस, यूरेनियम एक बहुत महंगी धातु होती है। जी हाँ गाइस, इसका प्रयोग जो होता है क्या, नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सबको जो है एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, लेकिन इसे आप याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अपक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय जो उसमें रिएक्टर जो होते हैं, इसमें होने वाली अपक्रिया के नियंत्रण के लिए हम कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बम का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यहाँ पे नाभिकीय संलयन का मतलब यानी 2 नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं, 2-3 नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और तब ये विस्फोट करते हैं। अगर नाभिकीय विखंडन तब होता है तो बहुत हाइड्रोजन बम इसीलिए क्या बहुत हार्ड बम होता है, क्योंकि इसमें 2-3-4 नाभिक जो होते हैं आपस में जुड़ करके क्या तब विस्फोट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो होता है नाभिकीय, वैसे हाइड्रोजन बम का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी ये नाभिकीय संलयन हो जाता है, पहले इसमें जो होता है ये जुड़ जाते हैं नाभिक, उसके बाद जब विस्फोट करते हैं तो बहुत भयंकर ऊर्जा जो होती है इसमें उत्पन्न होती है। जी हाँ गाइस, हाइड्रोजन बम जो होता है इसीलिए कहते हैं ना, इसका प्रयोग जो होता है वर्ल्ड वार में किया जाता है, कई देशों के पास है। सब वैसे अब सभी देशों के पास है हाइड्रोजन बम बनाते हैं, लेकिन इसकी जब खोज पहले की थी तो शायद जो साइंटिस्ट थे वो रोने लगे थे कि इतना भयानक ऊर्जा अगर उत्पन्न होगी तो इस पृथ्वी पे अगर इस औजार का प्रयोग किया जाए हाइड्रोजन बम का, तो शायद इस पृथ्वी की क्या दशा होगी। वो यही सोचकर क्या थोड़े नर्वस हो गए थे, क्या रोने लगे थे। तो इसलिए जो हाइड्रोजन बम होता है ये बहुत हार्ड होता है और नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जी हाँ गाइस, अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, भारी जल जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका प्रतीक होता है D2O। जी हाँ गाइस, और यहाँ पर ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी भारी जल जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है, इन दोनों का प्रयोग जो होता है क्या न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने में किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कोई नाभिक है, इस नाभिक में क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसी न्यूट्रॉन की गति को क्या कम करने के लिए किसका प्रयोग, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है ये जल से थोड़ा भारी होता है, या जी हाँ, क्योंकि 1000 लीटर पानी में जो है 1000 जो नॉर्मल लीटर पानी होता है, 1000 जो है नॉर्मल पानी होता है 1000 लीटर, उसी से जो है 1 लीटर हमें भारी जल प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो भी कई टेक्निकल विधि से जो है हम उसे प्राप्त करेंगे तब। समझ गए। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पे संलयन का बात करें तो सूरज में जो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं, बहुत कई प्रकार के गैस होते हैं, वो आपस में जुड़ करके क्या फिर उससे नाभिकीय विखंडन होता है उसमें, फिर उसके बाद वो वहाँ पे विस्फोट होते हैं। इसीलिए क्या इतनी भयानक ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न होती है और यहाँ पृथ्वी पे हमारे आती है। हमारी पृथ्वी पे इतनी धूप तब होती है, आप सोचो तो वहाँ पे कितनी धूप होती होगी, वहाँ पे कितनी गर्मी होती होगी जहाँ पे सूर्य है, सूर्य के पास में। तो इसीलिए आप तो समझ सकते हो, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बम के बारे में जब बात कर रहे थे नाभिकीय संलयन, तो यहाँ पर भी नाभिकीय संलयन हो रहा है, यहाँ पर भी नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो सूरज जब वहाँ से यहाँ पे हमें इतनी गर्मी दे सकता है, तो अगर हम पृथ्वी पे करें तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए शायद जो वैज्ञानिक थे वो नर्वस हो गए थे और रोने लगे थे कि शायद इसका प्रयोग जो है हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे यहाँ पे। जी हाँ गाइस, बिल्कुल
यहाँ पे देखें एक्स किरणों का प्रयोग जो है यांत्रिकी में, उद्योग में, यांत्रिकी में, उद्योग में और जासूसी में, कला अनुसंधान तथा चिकित्सक जगत में टूटी हड्डी का पता लगाने में किया जाता है। किसका? एक्स किरणों का। जी हाँ गाइस, एक्स किरणें बहुत बार आ चुका है। एक्स किरणों को आप याद रखो, केवल आप इतना याद रखो, टूटी हड्डियों का जो है चित्र लेने में, जासूसी करने में और कला अनुसंधान में, चिकित्सक जगत में, इन सभी का प्रयोग होता है। किसका? एक्स किरणों का। जी हाँ गाइस, ओ सॉरी गाइस, थोड़ा हम आप पे यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, एक्स किरणों का प्रयोग जो है यांत्रिकी, जासूसी और कला अनुसंधान में, चिकित्सक जगत में टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। जी हाँ गाइस, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो होता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर्स जो होती है हमारी, कैंसर्स कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं को डेड करने के लिए, उन्हीं को ख़त्म करने के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। 60 का प्रयोग किया। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। जी हाँ गाइस, संवहन विधि यानी एक के बाद एक, जैसे संवहन वो होता है, जैसे कोई यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे अणु हो, ये यहाँ जाए, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये यही होती है संवहन, यानी एक सीध में चल रहे हैं, ये इसी को संवहन कहते हैं। वैसे संवहन से संबंधित आप गर्म पानी से समझें तो बेहतर रहेगा आपको। अब संवहन विधि होती है, जैसे मान लीजिए कोई पानी हो गई, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो यहाँ के जो अणु होते हैं ये गर्म हो जाने के कारण थोड़े हल्के हो जाते हैं और ये ऊपर जाते हैं तो क्या, ये पानी से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, और जो ऊपर के अणु होते हैं वो क्या, वजनदार होते हैं, तो वो नीचे आने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जाते हैं। जब ये यहाँ से स्पीड में जाता है तो पानी से थोड़ा सतह से ऊपर हो जाता है, इसीलिए ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आने लगते हैं बगल के, तो इसीलिए हमें मालूम होता है कि पानी जो है उबल रहा है। तो वो उबलता हुआ पानी जो होता है वो संवहन विधि का एक उदाहरण है, आप समझेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से क्या है, नाइट्रोजन होती है। ट्यूबलाइट आप जो शादी विवाह में आप देखे हो, जो रॉड के तरह जो होता लगाया जाता है, उसमें आर्गन पारे के साथ आर्गन गैस जो होती है, जी हाँ गाइस, आर्गन गैस होती है, पारे के साथ भरी जाती है। पारा जो होते हैं एक द्रव के रूप में होता है, वो चमकीला होता है, तो उसी को भरा जाता है, किसमें, इसी में, लेकिन ये मुख्य रूप से क्या, नाइट्रोजन होते हैं। जी हाँ गाइस। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बने होते हैं। जी हाँ गाइस, चुंबक जो होता है मुख्यतः लोहे और इस्पात का बना होता है। जी हाँ गाइस। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक फेरस लौ ऑक्साइड यानी Fe3O4 है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। जी हाँ गाइस, प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड, जी हाँ गाइस, फेरस लौह ऑक्साइड है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता, यानी इसमें यस और एन जो है निश्चित बिल्कुल नहीं होते, इसके आकार बिल्कुल निश्चित नहीं होते। जी हाँ गाइस, होते हैं लेकिन निश्चित नहीं होते, वो किधर होंगे किधर नहीं। जी हाँ गाइस, तो इसीलिए ये जो होता है फेरस ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा जो है यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम हटा दे रहे हैं। जी हाँ गाइस, ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं फेरस लौ ऑक्साइड होता है, इसका जो सूत्र होता है Fe3O4 है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता। जी हाँ गाइस, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी हाँ गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जी हाँ गाइस, जिससे आपको भी और आपके चाहने वालों का भी फ़ायदा हो। जी हाँ गाइस, मिलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।